गुड इवनिंग। लास्ट टाइम हमने सुपेगस कंप्लीट कर दिया था। डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, जीआई ट्रैक्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हर एक ऑर्गन को हमने स्टार्टिंग से माउथ से लेकर स्टार्ट किया था और हम सुपेगस में पूछ रहे थे। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टमक, जो कि बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल डाइजेस्टिव ऑर्गन है। उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। उसकी स्ट्रक्चर, उसकी लोकेशन, सबका सब हम ये इस वीडियो में देखेंगे। देखो, अगर हम बात करें स्टमक की, पहले अपन पढ़ने वाले हैं स्टमक। हाँ, और एक बात एक और कि जो भी नोट्स चाहिए वो नोट्स अभी अपना टेलीग्राम का चैनल है। आप टेलीग्राम के जो यूट्यूब चैनल के नेम से टेलीग्राम का चैनल है, अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो आप प्रोवाइड है, आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टमक। देखो, अगर हम ये देखें कि स्टमक एब्डोमेन, सबसे पहली बात कि अगर किस कैविटी में होता है स्टमक, तो हम देखेंगे कि वो एब्डोमेन कैविटी में होता है। लोकेशन की अगर हम बात करें कि स्टमक होता कहाँ है, अगर हम लोकेशन देखें तो पहली बात तो ये है कि होता कहाँ है, एब्डोमेन कैविटी में। देखो, ठीक है, एब्डोमेन कैविटी में होता है। एब्डोमेन कैविटी में भी कहाँ होता है, जैसे डायफ्राम के जस्ट नीचे की तरफ, डायफ्राम कैविटी में डायफ्राम ये है, ये डायफ्राम के नीचे की तरफ होता है। किस साइड में होता है, देखो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड इसकी लोकेशन है। ठीक है, कहाँ होता है स्टमक, लोकेशन उसकी एब्डोमेन कैविटी है, डायफ्राम के नीचे की तरफ है और लेफ्ट साइड में। अब इसके अलावा अगर हम ये देखें कि अब जैसे कि आप अपने एब्डोमेन कैविटी को जो पर 9 रेंज में बांटते हैं, 9 रीजन्स में बांटते हैं, तो आपका स्टमक उस किस रीजन में आ रहा है। तो हम देखें जैसे कि यहाँ से आपके स्टमक स्टार्ट होता है, ये स्टमक देखिए अपन, ये देखिए। अब एब्डोमेन को एब्डोमेन और पेल्विक रीजन कैविटी को 9 रीजन में बांटा जाता है, दोनों को मिलाकर। तो उस 9 रीजन में ये कौन से रीजन के अंदर आ रहा है, तो ये वाले में, देखिए ये वाले में। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, एपिगैस्ट्रिक रीजन। क्या बोलते हैं इसको, एपिगैस्ट्रिक रीजन। ये हो गया आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन। ये हो गया आपका लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक रीजन। यानी कि अगर हम स्टोमक की लोकेशन देखें कहाँ है, एब्डोमेन कैविटी में है। और अच्छे से देखो कहाँ पे है, बिलो डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे की तरफ है। और अच्छे से देखो किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। उसके बाद में अगर आप एब्डोमेन के रीजन में देखोगे, एब्डोमेन के रीजन में देखोगे तो किस किस रीजन के अंदर ये आ रहा है, एक तो एपिगैस्ट्रिक वाले रीजन में, लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक वाले रीजन में। यानी कि हमको इसकी लोकेशन बता देंगे। देखो तो इसको अच्छे से लिख लेंगे। तो लोकेशन हम देख रहे हैं इसकी, कहाँ की इसकी लोकेशन, कहाँ का मतलब ये है कि एक ही जगह, लेकिन अपन जिससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कहाँ है। सबसे पहले हमने देखा एब्डोमेन कैविटी में, उसके बाद बिलो डायफ्राम, उसके बाद लेफ्ट साइड में है। अब इसके रीजन में भी इसको डिवाइड करें तो कौन कौन से रीजन के अंदर ये आ रहा है, एक तो लेफ्ट हाइपोकोंड्रिक, एक है एपिगैस्ट्रिक। यानी कि आपका स्टमक जो है वो कहाँ है, ये हमारी लोकेशन क्लियर हो गई, ये हमारी पूरी लोकेशन क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसका शेप देखें, देखो कि स्टमक का शेप क्या होता है, जे शेप का होता है। कैसे, जब आप इसे देखोगे तो ये इस तरह का रहता है, ये देखो इस तरह, ये देखो कुछ जे शेप जैसा हो रहा है। ठीक है, तो शेप इसकी क्या होगी, जे शेप होगी। उसके बाद हम ये देखें कि इसकी कैपेसिटी क्या होती है। देखो, कैपेसिटी डिपेंड करती है, जैसे कि एडल्ट के अंदर होगी, अंदर अलग होगी, चाइल्ड के अंदर अलग होगी, न्यूनेट के अंदर अलग होगी, उस अकॉर्डिंग इसकी कैपेसिटी होगी। तो अपन इसी कैपेसिटी से मतलब है कि ये कितना ले सकता है अपने आप को, कितना इसको अपन भर सकते हैं, उस कैपेसिटी हम उससे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी देखते हैं। कैपेसिटी अगर हम एडल्ट में देखें, नॉर्मली एडल्ट में पूछे तो 1 से 1.5 लीटर अपना नॉर्मल होता है। जैसे कि अपन नॉर्मली इसका स्टोरेज
या ये स्टोर करके रख सकता है और 4 लीटर तक ये स्टोर कर सकता है। 3 से 4 लीटर तक इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है कि इतना स्टोर कर ले। कितना होगा? 3 से 4 लीटर तक, अप टू 3 to 4। यानी कि नॉर्मल कितना होता है 1 से 1.5 लीटर, लेकिन आप कितना भर सकते हो इसको? 3 से 4 लीटर। अगर हम बात करें चिल्ड्रन से, चिल्ड्रन की बात करें तो उसकी कितनी होगी कैपेसिटी? चिल्ड्रन की बात करें तो उसकी कैपेसिटी होगी 200 से 400 ml। कितनी होगी? 200 से 400 ml। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी हुआ ही है, तो उसकी कितनी होने वाली? तो अगर हम बात करें 1 डे न्यूबॉर्न बेबी की, आज ही हुआ है, तो उसकी कैपेसिटी होगी 10 ml। ये हो गई उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 10 ml। अगर हम जैसे कि 1-2 दिन हो गए न्यूबॉर्न बेबी को, तो 20 से 30 ml होगी। तो अगर हम बात करें नियोनेट की, तो उसकी होगी 90 ml। तो ये है इसकी कैपेसिटी। हमने बात कर ली लोकेशन की, हमने बात कर ली शेप की, हमने बात कर ली कैपेसिटी की। कैपेसिटी में भी हमने अलग अलग कैटेगरी में इसकी कैपेसिटी देख ली कितनी कैपेसिटी होगी। ठीक है, हमने इसकी कैपेसिटी की बात कर ली है और लोकेशन की बात कर ली है, शेप की बात कर ली है, कैपेसिटी की बात कर ली है। अब हम देखते हैं कि इसकी एनाटॉमी देख लेते हैं कि इसकी दीवारें किससे मिलकर बनी है। यानी तो देख लेते हैं ना कि जैसे हमने माउथ से स्टार्ट किया था, इसोफेगस तक आए थे, उसकी दीवारें पड़ी थी, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलस, सीरोसा, आर्टेरिया, जो भी हमने देखा था। अब इसमें भी देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी एक इस पर स्पेसिफिक सेंस होती है, या इस पर जो गैस्ट्रिक जूस बन रहा है वो कैसे बन रहा है, कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है इसका, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। ठीक है, चलो जल्दी करते हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं इसकी वो, चलो बिठा देता है। हम इसकी देखते हैं एनाटॉमी, कंपोजिशन देखते हैं इसका, एनाटॉमी देखते हैं। ठीक है, कि है ना ये किस किस से मिलकर बना है। हम इसकी दीवारें देख रहे हैं कि जैसे कमरे की दीवार है किसी से मिली होती है, सीमेंट की, पत्थर मिट्टी से, तो इसकी दीवारें किससे मिली होती है वो हम देख रहे हैं। तो जैसे स्टमक की बात करें तो ये बनेगा आपके 4 तरह की लेयर से। म्यूकोसा, फिर आएगा सबम्यूकोसा, ये म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलस, ये पर्टिकुलर किससे मिलकर बनी होती है, ये हमने डिस्कस कर लिया था आप आएगा। सबम्यूकोसा, मस्कुलस और सीरोसा। ठीक है, अगर हम बात करें म्यूकोसा की, तो म्यूकोसा यानी कि उसके ल्यूमन वाले पार्ट में जो एपिथेलियम की कमी हो रही है, यानी कि पहली तो इसकी लेयर हो गई एपिथेलियम वाली लेयर। कौन सी हो गई? एपिथेलियम। उसके बाद में हो गई लेमिना प्रोपिया, उसके बाद में हो गई आपके मस्कुलस म्यूकोसा, ठीक है, ये हो गई। देखो अपन बात कर रहे हैं स्टमक की किस किस से मिलकर बनी है ये लेयर्स, इसकी लेयर्स कौन कौन सी है। पहले हमने देखा म्यूकोसा, उसके बाद सबम्यूकोसा, मस्कुलस, सीरोसा। तो हमने सबसे पहले ली कि म्यूकोसा किससे मिलकर बनी। म्यूकोसा यानी कि सबसे अंदर वाली लेयर की बात कर रहे हैं, और किसी भी ऑर्गन या कैविटी की अपन सबसे अंदर वाली या सबसे बाहर वाली लेयर की बात करते हैं, उसमें जो टिश्यू आता है वो एपिथेलियल टिश्यू आता है। ठीक है, अब इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कौन सा किस तरह का टिश्यू होगा। तो अपने देखा था कि माउथ से लेकर इसोफेगस के 2/3 पार्ट तक की जो एपिथेलियम वाली लेयर है वो आपकी नॉन केराटिनाइन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू मिलकर बनी है। उसके बाद में सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू। तो ये वाला एपिथेलियम कौन सा टिश्यू होगा? सिंपल कोलुमिनार, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, ये हमने देख लिया। इसमें होती सारी म्यूकस सेल होती है जो ग्लूकोज एक्सक्रीशन करती है। अब आता है लेमिना प्रोपिया। देखो आपके स्टोमक में जो गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन हो रहा है, तो बात आती है गैस्ट्रिक जूस की। तो गैस्ट्रिक जूस में आता क्या क्या है? मोस्टली बोलते हैं कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है स्टोमक में। तो आप गैस्ट्रिक जूस
मैं आपको बता दूँ, ये जो लेमिना प्रोपिया वाली लेयर है जो कि एरोलर कनेक्टिविटी से बनी होती है, इस लेमिना प्रोपिया वाली लेयर के अंदर सेल्स होती है कुछ टाइप की, यानी मेनली हम देखेंगे 3 टाइप की सेल्स होती है। वो 3 टाइप की सेल्स 3 तरह का अपना प्रोडक्ट क्रिएट करती है, उनसे मिलकर बनता है गैस्ट्रिक जूस। अब वो 3 प्रोडक्ट कौन से होते हैं वो अपन लिख लेते हैं कि इसके अंदर 3 प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। तो जैसे हम बात करें लेमिना प्रोपिया, तो इसके 3 तरह की सेल्स होती है। इसमें पहली आती है गोबलेट या म्यूकस सेल, गोबलेट या म्यूकस सेल जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन कर रही है? म्यूकस का। इसी म्यूकस, यही म्यूकस आपके स्टोमक को HCl जो इतना लो हाई pH वाला, मतलब इतना एसिडिक जो आपका HCl है उसकी एसिडिक नेचर से प्रोटेक्ट करके रखता है आपके स्टोमक की वॉल को, और करता है म्यूकस, ठीक है। एक तो वही गोबलेट सेल, उसके बाद में आती है एक आती है ऑक्सेंटिक सेल, पेराइटल सेल, पेराइटल सेल जो कि आपके लिए क्या HCl का सिक्रेशन करती है। कौन सी सेल सिक्रेशन करती है? यानी स्टोमक के अंदर HCl का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? इस पेराइटल सेल से। और HCl के अलावा भी ये इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन करती है, जो इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। यानी कि आपकी पूरी बॉडी विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? आपके स्टोमक में होता है, क्योंकि स्टोमक में जो पेराइटल सेल है वो HCl के साथ किस किस का प्रोडक्शन कर रही है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर का, इंट्रिंसिक फैक्टर का। तो ये सीक्रेट करेगा HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। आगे आती है चीफ सेल जो कि पेप्सिनोजन का सीक्रेट करती है। पेप्सिनोजन जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर ये पेप्सिनोजन HCl के कांटेक्ट में आकर एक्टिव फॉर्म पेप्सिन बदल देता है, फिर वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो ये आपके चीफ सेल सीक्रेट कर रही है पेप्सिनोजन। ये देखिए, ये आपकी हम बात करें म्यूकोसा की, एपिथेलियम कौन सा टिश्यू होगा ये भी हम देखेंगे। लेमिना प्रोपिया यानी गैस्ट्रिक जूस कैसे मिलकर बन रहा है, किस सेल से निकल रहा है, ये भी हमने किया। इसके अलावा भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि प्रॉपरली ये पेराइटल सेल HCl का प्रोडक्शन कैसे करती है। इसका हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पर्टिकुलर HCl के ऊपर, HCl का प्रोडक्शन कैसे होता है। क्योंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि HCl का प्रोडक्शन जो होता है उसमें H+ और Cl- ये दोनों अलग अलग से प्रोड्यूस होते हैं, फिर ये दोनों कनेक्टिव होकर HCl बना लेते हैं। तो ये कैसे बनता है ये तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना सा देखिए, पेराइटल सेल HCl का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। चीफ सेल पेप्सिनोजन से प्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद में आती है मस्कुलरी। नॉर्मल आपके GI ट्रैक के अंदर, नॉर्मल आपके GI ट्रैक के अंदर ओब्लिक्यू और सर्कुलर होती है लेयर, ठीक है। ओब्लिक्यू और सर्कुलर फाइबर ही होते हैं, सॉरी लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर फाइबर होते हैं। लेकिन आपके जो स्टोमक है उसकी वॉल में ओब्लिक्यू फाइबर्स भी होते हैं। तो इसमें 3 तरह के फाइबर्स हो गए, तो सर्कुलर, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, एक होता है ओब्लिक्यू। ये हो गया आपके, ये 3 तरह के फाइबर्स आ गए, ठीक है। और ये आपकी सिनोसा वाली लेयर होगी नॉर्मल, ठीक है। ये हो गया आपका कि स्टोमक का कंपोजिशन क्या है बोल का। ये आपकी वॉल किस चीज से मिलकर बनी होती है? गैस्ट्रिक जूस का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, ये गैस्ट्रिक जूस भी हमने देख लिया। इसके अलावा इसमें G सेल भी होती है, इसके अलावा G सेल भी होती है, ठीक है, जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करती है। इसका फंक्शन पर अलग से पढ़ेंगे। पहले ये देखो आप कि ये स्टोमक है आपका, स्टोमक का कंपोजिशन क्या है, कहाँ से इसका गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, सारी चीजें मिलेंगी। अब हम इसका देख लेते हैं इसके पार्ट थे क्या। ये आपके स्टोमक को अगर हम देखें कि स्टोमक के पार्ट कौन कौन से हैं, तो मेनली इसको 4 भागों में बांटा है। हम देख लेते हैं स्टोमक के पार्ट कौन कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ स्टोमक, ठीक है। स्टोमक के हम पार्ट्स देख लेते हैं। उससे पहले हमने स्टोमक का एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका स्टोमक, ठीक है। अब इस स्टमक में हम पार्ट देखिए, देखिए स्टमक के पार्ट कौन कौन से, ठीक है। ये स्टमक वापस से डिवाइड कर देते हैं इसको 4 पार्ट्स में। पहला हो गया आपकी कार्डियक,
बाद में हो गया आपके फंडस, उसके बाद में आपके उबूरी वाला पार्ट हो गया, उसके बाद में आपकी पाइलोरिक वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कार्डियक है। देखो जो डायरेक्ट इसोफेगस के कांटेक्ट में है ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, कार्डियक वाला पार्ट हो गया। ये पीछे की तरफ है और नीचे की तरफ ये वाला पार्ट आपका फंडस वाला हो गया। देखिए ये हो गया आपके कार्डियक, ये हो गया आपकी फंडस। ठीक है, ये वाला बाकी बचा वाला पार्ट है ये आपका बॉडी वाला पार्ट हो गया। और ये वाला जो वाला पार्ट है जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट से कनेक्ट होता है वो हो गया आपके पाइलोरिक वाला पार्ट। ठीक है, अब इसके अलावा भी पाइलोरिक वाले पार्ट को भी 3 भागों में बांटा गया है। पाइलोरिक एंटूरम, पाइलोरिक केनाल और पाइलोरस। ठीक है, ये आपके पाइलोरिक एंटूरम वाला पार्ट है, ये पाइलोरिक केनाल वाला पार्ट है। इसके अलावा ये वाला पार्ट जो आपके ड्यूडेनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है तो ये आपका हो गया पाइलोरस वाला पार्ट। ठीक है, और स्टमक और जो ड्यूडेनम वाले पार्ट के बीच जो स्पिंस्टर होता है उसको अपन पाइलोरिक स्पिंस्टर बोलते हैं। ये आपके पाइलोरिक स्पिंस्टर हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट ये इसकी कई स्टमक के पार्ट कौन से ये आपको देखना। ठीक है, अब इसके अलावा इस पाइलोरिक स्पिंस्टर से रिगार्डिंग दो चीजें आपको बताता हूं। आपके पाइलोरिक स्पिंस्टर में जब पैथोलॉजिकल कुछ भी डिफेक्ट आ जाता है, जैसे कोई डिजीज हो गई, पाइलोरिक स्पिंस्टर में कौन सा डिफेक्ट या डिजीज हो सकती है उसकी बात करें। ठीक है, तो पाइलोरिक स्पिंस्टर में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो दो कंडीशन, एक तो पाइलोरोप्लाज्मा, एक होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये दो तरह की कंडीशन है। इन दोनों तरीके की कंडीशन में पाइलोरिक स्पिंस्टर सही से वर्क नहीं करता। जो पाइलोरिक स्पिंस्टर सही से वर्क नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आने में प्रॉब्लम आएगी। तो पाइलोरोप्लाज्म का मतलब ये है कि जो आपका पाइलोरिक स्पिंस्टर है वो बिल्कुल रिलैक्स होने में दिक्कत आती है। और जब रिलैक्स ही नहीं होगा तो आपका खाना कैसे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, भाई आपके स्टमक से खाना कैसे आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट। ठीक है, दूसरा आता है पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस का मतलब ये है कि आपकी पाइलोरिक जो स्पिंस्टर है वो बहुत नेरो हो गया है। अब जब वो बहुत नेरो हो गया है तो खाना कैसे आएगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये दो कंडीशंस होती है, इसको तो सर्जरी के थ्रू अपन ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला ये दोनों कंडीशन पाइलोरिक स्पिंस्टर से जुड़ा हुआ। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि स्टोमक का अपन मैकेनिकल जो भी इसका डाइजेशन है, स्टोमक डाइजेशन कैसे होता है, फंक्शन की बात कर लेते हैं कि फंक्शन क्या है स्टोमक का। तो आपका स्टमक डाइजेशन बहुत कम करता है, हम पहले देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि HCl जो होता है स्टमक में उसकी जो pH होती है वो 1.5 से 3 होती है, ऐसे टेम्परेचर की होती है। ठीक है, दूसरी बात डेली का प्रोडक्शन कितना होता है। डेली का प्रोडक्शन देखें तो 3000 ग्राम यानी 2 से 3 किलो डेली आपके इसका प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, बाकी HCl से रिगार्डिंग सारी अलग से वीडियो बनाएंगे, इसका प्रोडक्शन कैसा हो रहा है वो सारी चीज़ें बात करेंगे। ठीक है, अब ये देखो इसका फंक्शन देखते हैं, इसका डाइजेशन कि डाइजेशन में क्या क्या है। डाइजेशन में दो तरह के मैकेनिकल और केमिकल। अगर हम इसका मैकेनिकल डाइजेशन देखें किस देखो अपन सब जानते हैं कि GI में पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट करती क्या है कि आपकी फूड को प्रोपेल करने के लिए, मिक्स करने के लिए, घुमाने के लिए हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो आपके स्टमक में 15 से 20 सेकंड में एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। बात समझ आ रही है, 15 से 20 सेकंड में एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट आती है जो कि स्टमक में फूड को मिक्स करती है। और जब वो मिक्स करके एक सोपी फ्लूइड का मतलब पानी में झाग आ जाए जिस तरह का जो फ्लूइड बना लेती है उसको हम बोलते हैं काइम। यानी कि फूड को स्टमक में क्या कहते हैं, काइम। देखो वो सोपी फ्लूइड हो गया आपका काइम। ठीक है, तो मैकेनिकल डाइजेशन में यही है मेनली
कि ये आपके खाने को अच्छे से मिक्स करेगा, HCl के साथ मिक्स करेगा, अच्छे से HCl के साथ मिक्स कर देगा, ठीक है। और फूड क्या बना देगा, एक सॉफ्टवेयर बना देगा, इसको बोलते हैं टाइप। ये हो गया आपका केमिकल डाइजेशन। उसके बाद में बात करते हैं केमिकल डाइजेशन। देखो हमने अपने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि स्लाइवेशन में या सलाइवा के अंदर आपके एमाइलेज सीक्रेट होता है, ठीक है। वो एमाइलेज स्टमक की HCl के कांटेक्ट में आते ही डीएक्टिवेट होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन हमने एक चीज़ को पढ़ी थी कि आपके लिंग्यूल लाइपेज भी सलाइवा से सीक्रेट हो रहा है, तो वो लिंग्यूल लाइपेज इस स्टमक के HCl के कांटेक्ट में आने के बाद एक्टिव हो जाता है। तो पहला वर्ड तो यहाँ पे लिंग्यूल लाइपेज का होने वाला है, ठीक है। दूसरा वर्ग होगा आपके, अभी हमने पढ़ा था कि पेप्सिनोजन सीक्रेट हो रहा है, भाई आपकी चीज सेल से पेप्सिनोजन सीक्रेट हो रहा है, उस पेप्सिनोजन को ये HCl के कांटेक्ट में आती है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में बदल जाएगा, फिर वो प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। तो आपको दो तरह के एंजाइम डिस्ट्रीब्यूट है स्टमक के अंदर, और ये दोनों तरीके के एंजाइम क्या करेंगे, आपके लिंग्यूल लाइपेज है, यानी कि आपके फैट का डाइजेशन करेगा, डाइग्लिसराइड फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीओस, पेप्टोन, एमिनो एसिड्स जो कि इसकी स्मॉल पार्ट्स उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो आपके स्टमक में डाइजेशन किस का हो रहा है, आपके स्टमक में डाइजेशन हो रहा है किस का है, फैट का हो रहा है, प्रोटीन का हो रहा है, ठीक है। तो ये पहले हम देख लेते हैं इसका लिंग्यूल लाइपेज क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड्स को कन्वर्ट कर रहा है फैटी एसिड्स और डाइग्लिसराइड में, ठीक है। प्रोटीन के पेप्सिन क्या कर रहा है, ये प्रोटीन को पेप्टोन, प्रोटीओस, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये प्रोटीन को प्रोटीओस, पेप्टोन, एमिनो एसिड्स इसमें कन्वर्ट कर रहा है। हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन में से विटामिन का आपकी एब्जॉर्प्शन होने की इंटेंसिटी को टेस्ट करते हैं। ये था स्टमक का फंक्शन। डाइजेशन किस का हो रहा है, कि मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन हमने देख लिया। अब इसके बाद HCl का पर्टिकुलर प्रोडक्शन कैसे होता है वो हम अलग से देखेंगे। थैंक यू।